बिंदु और रेखा को डिस्कस करने के बाद हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं समतल के बारे में। समतल मीन्स प्लेन। तो समतल से रिलेटेड सबसे पहले हम समतल के बारे में देखेंगे, उसकी परिभाषा देखेंगे, समतल की इक्वेशंस हम देखेंगे। समतल की इक्वेशन देखने के बाद हम उसके रिलेटेड प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि समतल क्या होता है। तो हमारे पास जो आज का टॉपिक है आपका वो है मेरे बच्चों समतल। तो समतल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। समतल का मतलब है यहाँ पे प्लेन। तो समतल क्या है आपके पास, एक प्लेन क्या है आपके पास, किस तरीके से हम इसको समझेंगे। तो उसको समझने से पहले आप देखें तो त्रिविमीय निर्देशांक में अगर हम डिस्कस करें तो ये आपके पास त्रिविमीय निर्देशांक है, जिसमें अगर मैं किसी भी, ये एक्स है आपके पास, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और त्रिविमीय निर्देशांक में जब भी मैं किसी भी बिंदु को अगर कंसीडर करता हूँ तो ऐसा नहीं कि त्रिविमीय बिंदु में मैंने डायरेक्ट कोई बिंदु यहाँ पे पी ले लिया है। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ से अगर स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस पे चलता हूँ, तो मैं एक्स दूरी कंसिडर करता हूँ, उसके बाद मैं वाई एक्सिस पे चलता हूँ और उसके बाद मैं जेड एक्सिस पे जब जाता हूँ तो मैं पॉइंट पी जो मुझे मिलता है जिसके निर्देशांक आपके एक्स वाई एंड जेड हैं। तो इस केस में अगर हम देखें मेरे प्यारे बच्चों तो आप देखेंगे कि अक्स, इस केस में अगर अपन देखें तो आप देखेंगे कि ये जो पार्ट आपका बनता है, इसको अगर मैं इस तरीके से अगर कंसिडर करूं तो आप देखेंगे ये जो पार्ट बना आपका, ये आपके पास एक्स वाई समतल है या एक्स वाई प्लेन है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो आपके दिमाग में सवाल आता है कि समतल क्या है, प्लेन क्या है। तो समतल हमारे पास एक पृष्ठ है, समतल हमारे पास एक पृष्ठ है। इस पृष्ठ पर अगर मैं कोई दो बिंदु लेता हूँ और उन दोनों बिंदुओं को अगर मैं मिलाता हूँ तो आप देखेंगे कि जो रेखाखंड आपका बनता है वो रेखाखंड भी इसी समतल पर स्थित है। आपने देखा कि अगर आपने कंसीडर किया तो आपने देखा कि अगर ये हमारे पास एक समतल, समतल क्या, समतल एक पृष्ठ है और उस पृष्ठ पर अगर मैं कोई भी दो बिंदुओं को लेता हूँ तो दोनों बिंदुओं को जब मैं मिलाता हूँ तो वो एक रेखाखंड बनता है। तो वो रेखाखंड भी पूर्णतया इसी समतल पर स्थित है। तो उस रेखाखंड के जितने भी बिंदु होंगे वो अगर सारे के सारे बिंदु इसी समतल यानी इसी पृष्ठ पर स्थित होंगे। तो अब हमारे दिमाग में सबसे पहले सवाल आता है समतल की समीकरण। तो आप देखेंगे कि हम डिस्कस करेंगे समतल की समीकरण। तो समतल की समीकरण के लिए देखिए, समतल की अगर समीकरण में हम देखें तो समतल की जो समीकरण है आपके पास, तो समतल की जो व्यापक समीकरण है, तो व्यापक समीकरण किसको बोला गया है, तो किसी एक विमीय समीकरण जो एक्स वाई और जेड चर में, एक्स वाई जेड चर में एक विमीय जो समीकरण है, एक्स वाई जेड में एक विमीय जो समीकरण है, एक विमीय यानी जिसकी कोटि अगर एक है, एक जिसकी कोटि एक है, तो एक्स वाई जेड में एक ऐसे समीकरण एक्स वाई जेड में एक ऐसे समीकरण जिसकी अगर कोटि अगर एक है तो उस समीकरण को हम समतल की व्यापक समीकरण कहते हैं। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, तो ये आपके पास समतल की व्यापक समीकरण है। और आप देख सकते हैं कि ये जो समीकरण है आपकी, ये एक कोटि की एक्स वाई जेड चरों में एक समीकरण है। उसी समीकरण को हम समतल की व्यापक समीकरण कहते हैं। तो समतल की व्यापक समीकरण कहने से पहले आप देखें कि हमने यहाँ पे एक समतल कंसिडर किया था जिसमें आपने कोई दो बिंदु लिए थे। इन दोनों बिंदुओं को जब आपने मिलाया तो आपने देखा, इन दोनों बिंदुओं को जब मैंने मिलाया तो ये दोनों बिंदु से मिलने वाली जो रेखाखंड है आपके पास, वो रेखाखंड भी इसी समतल पर स्थित है। इसका मतलब इस रेखाखंड पर अगर कोई भी बिंदु होगा, कोई भी व्यापक बिंदु अगर हम कंसिडर करें जो आर है, और माना कि उसकी निर्देशांक हमारे पास एक्स वाई जेड है, तो वो भी इस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। वो भी इस समीकरण को अगर संतुष्ट करता है तो हम ये मानते हैं कि ये एक समतल की व्यापक समीकरण है। तो माना कि जो पॉइंट ए है आपकी, उसके निर्देशांक है आपके पास x1 y1 एंड z1, और b जो निर्देशांक है उसके वो है x2 y2 और z2 है। वही अगर पॉइंट r है तो इसको, ये पॉइंट जो r है वो ab को m1 अनुपात अगर m2 में डिवाइड करता है। तो उस केस में अगर हम देखें तो आप इस पॉइंट जो r है इसकी निर्देशांक आप जानते हैं, वो x बराबर होता है आपके पास m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y जो होगा आपके पास वो होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन वो होगा m1 प्लस m2, और z जो होगा आपके पास वो होगा m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन और m1 प्लस m2। तो आपने देखा जो बिंदु r है उसके निर्देशांक हमने यहाँ से निकाल ली, वो हैं। तो अगर हम ये सिद्ध कर पाएंगे ए बी पे जितने भी बिंदु हैं और वो सारे बिंदु अगर इस समीकरण को अगर
सेटिस्फाइड करते हैं, अगर इसको संतुष्ट करते हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो समीकरण है वो उस समतल की व्यापक समीकरण है। तो समतल की तो बिंदु ए जो है x1 y1 z1 वो इस समतल की समीकरण है। तो x1 z1 से अगर बिंदु ए से अगर ये समीकरण को अगर हम संतुष्ट कराएंगे तो इक्वेशन बनेगी ax1 y by1 c z1 प्लस डी इक्वल टू 0। और ऐसे अगर हम देखें तो बी बिंदु से अगर समतल गुजरेगा तो इक्वेशन बनेगी ax2 by2 सी z2 प्लस डी इक्वल्स टू 0। ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 को आप m2 से गुणा करिए, समीकरण 1 को आप m1 से गुणा करें और दोनों को अगर हम जोड़ दें, केस देखिए समीकरण 1 को हमने m2 से गुणा किया, समीकरण 2 को अगर हमने m1 से गुणा करके अगर हम जोड़ देते हैं तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट जोड़ने वाला हूँ। तो ये बन जाएगा m2ax1 m2b y1 m2c z1 m2d प्लस m1a x2 प्लस m1b y2 प्लस m1c z2 प्लस m1d इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बनती है। इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो ये देखो, ये पार्ट आपके पास और जो ये पार्ट है दोनों में ए कॉमन है। और अगर ए यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ तो इसको अगर मैं पहले लिखता हूँ, इसको अगर मैं बाद में लिखूँ तो ये बन जाएगा m1x1 और m2x2 प्लस इस पार्ट में देखिए आपका b है और उसमें भी b है, दोनों में b अगर मैं कॉमन लेता हूँ, b अगर आपने कॉमन लिया तो वहाँ से बनेगा m1y2 प्लस m2y1। थर्ड बनेगा आपका c और ये बन जाएगा आपके पास m1z2 प्लस m2z1 और ये बन जाएगा प्लस d इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन बनती है। d में भी देखेंगे, d में डायरेक्ट d नहीं है हमारे पास। देखिए d है आपके पास m2d और m1d, तो यहाँ से भी हमारे पास d ऐसे कॉमन आता है तो ये बनता है m1 प्लस m2 और इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम देखेंगे कि d का जो d का गुणांक है उसको अगर 1 बनाएं तो पूरी समीकरण को अगर हम m1 m2 से अगर डिवाइड करें तो आपने इसको डिवाइड किया तो ये बन गया m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 b m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस c m1z2 प्लस m2z1 अपॉन m1 प्लस m2 और प्लस d इक्वल्स टू 0। और यहाँ से अगर अपन चेक करें तो ये जो पॉइंट है आपके पास वो उस पॉइंट जो r है जिसको हमने यहाँ पे जो इन दोनों रेखाओं के बीच में जो बिंदु आपने एज्यूम किया या माना है उसके निर्देशांक है हमारे पास x y z। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं कि रेखाखंड ए बी पर स्थित हर बिंदु इसी समतल पर स्थित है, क्योंकि इस समतल पर स्थित सारे के सारे बिंदु हमारे इस व्यापक समीकरण को संतुष्ट करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि एक बिंदु रूप यानी एक बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण। तो एक बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण या आप बोलेंगे बिंदु रूप। बिंदु रूप में आप देखेंगे एक बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण। एक बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण हम यहाँ से देखेंगे। तो किसी भी बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण देखने से पहले माना कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0 ये हमारे पास किसी भी समीकरण का व्यापक रूप है। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0 किसी भी समतल का व्यापक रूप है। और अगर ये समीकरण बिंदु P जिसके निर्देशांक x1, y1 और z1 है अगर इससे गुजरती है तो ये जो बिंदु है तो ये बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो समीकरण को अगर संतुष्ट करेगा तो समीकरण बनेगी ax1 by1 cz1 प्लस डी इक्वल्स टू 0 और ये समीकरण नंबर 2। ये आपके पास समीकरण नंबर 2 है। अब आप देख सकते हैं कि समीकरण 2 से अगर मैं d का मान निकाल के अगर यहाँ पुट करता हूँ तो आप देखेंगे समीकरण 2 से मैं d का मान निकालता हूँ। d इक्वल टू हो गया माइनस ax1 माइनस by1 माइनस cz1। ये थर्ड। समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर समीकरण 3 का मान
एक में रखने पर तो ये बन जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी की जगह हम ये रखेंगे माइनस ax1 माइनस बी वाई वन माइनस सी जेड वन इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम दोनों में देखें तो a अगर कॉमन आता है, a हमने कॉमन लिया तो x माइनस x1, b हमने कॉमन लिया y माइनस y1, c अगर हमने कॉमन लिया z माइनस z1 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बिंदु रूप समीकरण है। तो आपके पास बिंदु रूप समीकरण ये है, माना कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 हमारे पास किसी भी समतल की व्यापक समीकरण है, लेकिन किसी एक बिंदु से गुजरने वाली समतल की समीकरण आपकी होगी a x माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। ये एक बिंदु से गुजरने वाली समतल की समीकरण को संतुष्ट करती है। इसके बाद हम समतल की जो व्यापक समीकरण है उसके कुछ स्पेशल केस, विशेष केस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आपने देखा कि समतल की जो समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 जो है, उसके हम कुछ स्पेशल केस हम यहाँ पे देखेंगे। तो स्पेशल केस अगर अपन देखें, स्पेशल केस में अगर हम इफ़ अगर ये होगा हमारे पास, फिर हम देखें तो समतल की समीकरण क्या होगी, समतल की समीकरण देखेंगे यहाँ से, और फिर यहाँ से हम निष्कर्ष निकालेंगे कि उससे रिलेटेड उसका डिस्कशन, उसका हम कमेंट भी देंगे, कमेंट क्या है। तो इफ़ अगर सबसे पहले देखें, यदि d हमारे पास 0 है, तो अगर आपने देखा कि d अगर आपका 0 है तो समीकरण बनेगी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। तो समतल जो है आपका वो मूल बिंदु से गुजरेगा, समतल मूल बिंदु से गुजरेगा। तो आपका जो समतल है वो आप देखेंगे कि वो ओरिजिन से पास होगा, वो मूल बिंदु से आपका समतल पास होगा। ये आपका पहला केस है। इसके बाद अगर आप सेकंड केस की अगर बात करें, तो अगर हम देखें सेकंड केस में आप देखेंगे अगर a बराबर अगर आपके पास 0 है, अगर a हमारे पास 0 होता है तो a अगर 0 होगा तो समतल की जो समीकरण बनेगी वो बनेगी बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। अगर a हमारे पास 0 है तो आप देखेंगे समतल की समीकरण बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0 होगी। और उस केस में अगर आप देखते हैं अगर a हमारे पास 0 होगा तो ये जो समीकरण बनेगी वो अक्ष के समांतर होगी। तो समतल जो होगा वो अक्ष के समांतर होगा, समतल अक्ष के समांतर होगा। तो जो समतल की स्थिति है ये हमारे पास, तो हमारे पास ऐसा केस होगा कि अगर कोई समतल अक्ष के समांतर है, इट मीन्स उसमें a बराबर 0 है और उसकी समीकरण जो होगी हमारे पास वो ये होगी। सेकंड अगर इसमें और केस देखें आप, थर्ड केस अगर अपन देखते हैं तो b बराबर अगर आपके पास 0 होता है तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ax प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। और जो समतल होगा वो आपका y अक्ष के समांतर होगा। तो आपका जो समतल होगा इस केस में वो y अक्ष के समांतर होगा। नेक्स्ट केस होगा अगर आप c इक्वल टू अगर 0 कंसिडर करते हैं तो c अगर 0 होगा तो इक्वेशन बनेगी ax प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू 0। और आपका जो समतल है वो z अक्ष, आपका z अक्ष के समांतर होगा। तो z अक्ष के समांतर यहाँ से हमारे पास जो समतल बनेगा वो z अक्ष के समांतर बनेगा। नेक्स्ट केस देखिए, फिफ्थ जो केस होगा आपके पास, अगर a बराबर 0 और d बराबर 0, ऐसा अगर हमारे पास केस बनता है तो आप देखेंगे a और d अगर आपके पास 0 तो समतल की समीकरण बनेगी बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। और ये जो समतल होगा आपका, जो समतल होगा, समतल अक्ष से गुजरेगा, समतल अक्ष से गुजरेगा। तो उस केस में जो समतल बनेगा आपके पास वो अक्ष से गुजरेगा। आप देख सकते हैं अगर ऐसे देखें तो ये x है, ये y है और ये z है। तो इस केस में अगर आपके पास a0 d0 है, ये x है तो ये 0 हो जाएगा, हमारे पास d भी 0 हो जाएगा। तो उस केस में जो समतल होगा वो आपका अक्ष से गुजरेगा, यानी जो अक्ष है इससे हमारा समतल गुजरते हुए जाएगा, समतल अक्ष से गुजरेगा। सिक्स्थ आपके पास केस बनेगा अगर आपने b इक्वल टू 0 है और d इक्वल टू 0 है तो समतल की जो समीकरण बनेगी हमारे पास, तो b भी 0 d भी 0, तो समतल की समीकरण ax प्लस सी जेड इक्वल टू 0। और जो समतल है आपका वो y अक्ष से गुजरेगा, y अक्ष से गुजरेगा आपका समतल। और सेवन जो समीकरण बनेगी आपके पास, अगर c भी 0 आपके पास d भी 0 है तो c0 d0, तो समतल की समीकरण बनेगी ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0। और जो समतल होगा आपका वो z अक्ष से गुजरेगा। तो उस केस में जो समतल की समीकरण है या जो समतल है आपका वो z अक्ष से गुजरते हुए एक समतल की समीकरण बनेगी। इसके बाद देखिए केस नंबर 8। तो केस नंबर 8 जो है आपके पास, तो
तो पहला केस बनता है b बराबर 0 c बराबर 0, यानी b और c ये अगर दोनों पार्ट अगर 0 होते हैं तो ये बनेगा ax प्लस b इक्वल टू 0। तो ये जो समीकरण है जिस समतल की, समतल के समीकरण है, और ये कैसा समतल होगा, और ये जो समतल है आपका वो x के लंबवत होगा, समतल x के लंबवत होगा। तो उस केस में अगर आप देखेंगे तो ये जो समतल है आपका वो x के लंबवत होगा। 9 जो केस है आपके पास वो अगर आप देखते हैं तो ये समतल x के लंबवत होगा, a बराबर 0 और c बराबर 0। तो a भी हमारे पास 0 है, c भी 0 है, तो इक्वेशन बनती है by प्लस d इक्वल टू 0। तो ये समतल आपका y x के लंबवत होगा। और 10 केस नंबर 10 जो है आपका, 10 है आपके पास, अगर a भी 0 है, b भी अगर आपके पास 0 है, तो इक्वेशन जो बनेगी हमारी वो बनेगी सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो ये जो समतल के समीकरण है, तो ये समतल कैसा होगा, ये समतल आपका जेड एक्स के लंबवत होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्पेशल केस है हमारे पास, इन स्पेशल केस की हेल्प से हम समीकरणों को सोल्व करेंगे। किसी भी समीकरण को अगर हमारे पास हो सकता है कि किसी भी सवाल में इस तरीके से अगर हमारे पास आए कि 3 समतल है हमारे पास, अगर हमें समतल का केस अगर दिया हुआ हो तो ऐसे केस हमें दे सकते हैं। आपको दिया जा सकता है कि समतल जो है वो एक्स के लंबवत है। तो इस केस में अगर अपन देखें तो अगर ये आपका एक समतल को डिनोट करता है, और उस केस में अगर अपन देखें तो पहला केस जो बनता है b और c 0 है, तो b और c 0 यानी ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस है। तो b और c अगर जो 0 है तो उस केस में जो समतल ये बनेगा वो x के लंबवत बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो समतल है वो x के लंबवत है। तो उस केस में अगर आपको सवाल में हमें डायरेक्ट दिया जाएगा कि समतल जो है वो x के लंबवत है, तो इसका मतलब आपके पास b और c 0 होगा और समतल की समीकरण आपके पास ax प्लस डी इक्वल टू 0 होगी। तो इससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो हम इसके बाद देखेंगे कुछ प्रॉब्लम। तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो है हमारे पास 14.6 का फर्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम है आपके पास, समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के लंब हो तथा 2 - 1 3 से गुजरता हो। तो जो भी हमने थ्योरी पार्ट पढ़ा है आपकी प्रॉब्लम उसी से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के लंबवत है, और जैसे ही अगर आपको ये बोलेगा कि समतल जो है, समतल x अक्ष के लंबवत है, समतल x अक्ष के लंबवत है, इसका मतलब है b बराबर 0 c बराबर 0 और समतल की इक्वेशन होगी ax प्लस डी इक्वल टू 0। तो ऐसी समीकरण होगी जो आपके पास जो समतल, ये समतल होगा जो आपका x अक्ष के लंबवत होगा, जिसमें b 0 और c 0 होगा आपके पास। डायरेक्ट आपने वहाँ से स्पेशल केस में से यहाँ पे ये स्पेशल केस हमने कंसिडर किया। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि वो समतल 2 - 1 3 से गुजरता है, और किसी भी एक बिंदु से गुजरने वाले समतल की समीकरण, तो किसी भी बिंदु से गुजरने वाले समतल की समीकरण, बिंदु से गुजरने वाले समतल की समीकरण, समतल की समीकरण, तो बिंदु से गुजरने वाले समतल की समीकरण हमारे पास होती है ax - x1 प्लस b y - y1 प्लस c z - z1। और उसी समीकरण की हम यहाँ पे हेल्प लेंगे तो बन जाएगा ax - x1, x1 है 2 - 2 प्लस b y - y1 प्लस 1 प्लस c z - 3 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन्हीं सब की अगर हेल्प लें तो b बराबर 0 c बराबर 0, तो b यहाँ पे अगर 0 पुट करते हैं, c भी यहाँ से 0 पुट करते हैं, तो इक्वेशन बन जाएगी ax - 2 इक्वल टू 0। a को ट्रांसपोज पक्षांतरण करेंगे तो बनेगा x - 2 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास उस समतल की समीकरण जो x अक्ष के लंबवत है तथा बिंदु 2 - 1 और 3 से गुजरता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 14.6 में जो सेकंड प्रॉब्लम है आपके पास, वो प्रॉब्लम है एक समतल की समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष तथा बिंदु 3 2 4 से गुजरता है। तो जो x अक्ष से गुजरता है तो आप देखेंगे हल में समतल x अक्ष से गुजरता है, x अक्ष से गुजरता है। तो x अक्ष से जो समतल गुजरता है, तो x अक्ष से गुजरने वाले समतल की समीकरण को अगर अपन देखें तो आप देखेंगे कि जो समतल अगर x अक्ष से गुजरेगा तो उसका मतलब a बराबर 0 और d इक्वल्स टू 0। तो अगर स्टैंडर्ड जो समीकरण है a भी 0 तो बन जाएगी by प्लस सी जेड इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। तो आप देख सकते हैं कि एक समतल अगर x अक्ष से गुजरता है, समतल अगर x अक्ष से गुजरता है तो उस केस में a आपके पास 0 है, d 0 है, तो समीकरण की इक्वेशन बनी by प्लस सी जेड इक्वल्स टू 0। और वही समतल बिंदु एक स्टैंड जो बिंदु 3 2 4 से गुजरता है, तो बिंदु
3 2 4 से गुजरने वाला 3 2 4 से गुजरने वाले समतल की समीकरण होगी a x माइनस 3 प्लस बी वाई माइनस 2 प्लस सी जेड माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास वो समतल की समीकरण है जो बिंदु 3, 2 और 4 से गुजरता है। और इन समीकरण 1 और 2 की हेल्प लें तो a बराबर 0, d बराबर 0 अगर यहाँ पे अगर आप पुट करते हैं तो समीकरण ये 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन बनी आपके पास ये, तो इसको सॉल्व करते हैं तो बन जाएगा बी वाई माइनस 2b प्लस जेड सी माइनस 4c इक्वल टू 0। यहाँ से देखें तो बी वाई प्लस सी जेड जो है आपका वो 0 है, तो ये पार्ट 0 हो गया। इक्वेशन बनी माइनस 2b माइनस 4c इक्वल टू 0, माइनस 2b इक्वल टू माइनस 4c प्लस 4c और b इक्वल टू बन गया माइनस 2c। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर है आपके पास 3rd। तो आप इन सारी इक्वेशंस की अगर हेल्प लेते हैं और जैसे ही तो ये इक्वेशन आपके पास बनती है, तो देखिए जैसे a इक्वल टू 0 अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं तो a इक्वल टू जैसे ही अगर आप 0 पुट करते हैं तो इक्वेशन यहाँ से बनेगी b वाई माइनस 2 प्लस सी जेड माइनस 4 इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर अपन देखें तो b जो है माइनस 2c है, माइनस 2c वाई माइनस 2 प्लस सी जेड माइनस 4 इक्वल टू 0। तो c आपका कॉमन होकर यहाँ से हट जाएगा तो बन जाएगा माइनस 2 वाई माइनस 2 प्लस 1 जेड माइनस 4 इक्वल टू 0। और ये बनेगा माइनस 2 वाई प्लस 4 प्लस जेड माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 से 4 कट हो गया, माइनस 2 वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। और उसको अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 2 वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। उस समतल की समीकरण हमने यहाँ पे निकाल ली है जो x अक्ष तथा बिंदु 3 2 4 से गुजरता है।